हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आया। एक चर वाले द्विघात समीकरण परीक्षण करके देखें 1.1 का सवाल नंबर 6 का 4 नंबर का सवाल देखिए। इसमें क्या कहा गया है कि कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपये में एक घड़ी बेचा। वह जितना रुपया में घड़ी खरीदा था उतना ही प्रतिशत का लाभ उठाया, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, ये सवाल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले घड़ी का क्रय मूल्य मान लेंगे। ठीक है, माना कि घड़ी का क्रय मूल्य, माना कि घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया है। ठीक है, अब यहाँ कहा कि जितना रुपया में खरीदा है उतना प्रतिशत का ही लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत बराबर x प्रतिशत। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हुआ, घड़ी का विक्रय मूल्य दिया है 336 रुपीज, है ना। अब घड़ी का विक्रय मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर ही होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब घड़ी का क्रय मूल्य तो आपका x है और लाभ कितना हुआ, तो जितना घड़ी का क्रय मूल्य था उसका ही प्रतिशत, यानी x का x प्रतिशत बराबर 336। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो x प्लस x का x डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हैं, इसको इज इक्वल टू 336। और यहाँ पे देखिए x प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 336। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते जाइए। और x प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा कि इसको अगर भिन्न का जोड़ करेंगे तो 100 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, भिन्न का जोड़ अगर कर दें तो 100 और 1 दोनों का एलसीएम 100 में 1 से डिवाइड करेंगे 100, इसको मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 100x प्लस 100 में 100 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर बराबर 336। ठीक है, अब क्या है, इसको क्रॉस गुना कर देंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x एक तरफ आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ठीक है, इज इक्वल टू 336 इंटू 100। ठीक है, ये समीकरण आ गया, ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, अब इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तब जाकर के हमें घड़ी का क्रय मूल्य मिल जाएगा। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 33600 है। अब देखिए इसको जब हम तोड़ते हैं तो आता क्या है, सो देखिए यहाँ पे देखिए 5 इंटू 2 10, और यहाँ पे देखिए 7 इंटू 2 14 इंटू 10, यहाँ से 10 उठाएंगे, यहाँ से 14 उठाएंगे, 140 आएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए 5 गुना 2 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 को फिर 3 से गुना कर दिए 240, यानी इसका अगर गुणनखंड करें
तो 240 माइनस 140, ये गुणनखंड करने के बाद आ जा रहा है। और इसको बराबर के इधर कर लीजिए, -33600 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद x का वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, और x² प्लस 240x माइनस 140x माइनस 33600 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर कॉमन लेंगे x तो आएगा x प्लस 240, और यहाँ पे -140 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 240 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, x प्लस 240 और इधर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 140 यहाँ पे बचेगा, इज इक्वल टू 0। चूँकि x प्लस 240 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर आपका आ जाएगा -240 तथा x माइनस 140 इजकल टू 0 अगर लेते हैं तो x बराबर आएगा 140। ठीक है, चूँकि 140 जो आया है ये धनात्मक मान है और ये ऋणात्मक मान है, तो ऋणात्मक मान जो होता है उसको असंभव कहते हैं, असंभव। ठीक है, अतः घड़ी का जो क्रय मूल्य हुआ, घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 140 रुपीज, और यही इसका क्या हो गया, आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नेक्स्ट। नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर रतन नाविक को नदी के धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा समय लगता है, तो नाव का वास्तविक वेग कितना होगा। ठीक है, नाव का वास्तविक वेग हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे धारा का तो वेग दे दिया है परंतु नाव का वेग नहीं दिया है जो निकालना है। तो माना कि नाव का वेग हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नाव धारा के दिशा में अगर जाता है, ठीक है, तो नाव का वेग के साथ क्या होगा, तो धारा का वेग ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी धारा के दिशा में नाव का वेग अगर हम निकालेंगे तो आएगा x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव का वेग, ठीक है, धारा का अगर ये दिशा है और ये विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा में नाव का वेग x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए धारा का वेग, यहाँ पे धारा का वेग कितना दिया हुआ है, धारा का वेग दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, इसलिए धारा के दिशा में नाव का वेग कितना हो जाएगा, तो x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, और धारा के दिशा के विपरीत, धारा के दिशा के विपरीत अगर देखें, विपरीत नाव का वेग बराबर x माइनस 2
किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21 किलोमीटर धारा के दिशा में प्लस 21 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में गमन करने पर कुल समय बराबर 21, यहाँ पे देखिए 21 किलोमीटर धारा के दिशा में और फिर 21 किलोमीटर वापस आने में इसको 10 घंटा का टाइम लगता है। तो यहाँ पर होगा 21 किलोमीटर धारा के दिशा में तथा प्लस 21 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में गमन करने में लगा कुल समय बराबर 10 घंटा। ठीक है। अब धारा के दिशा में अगर 21 किलोमीटर जाएगा तो समय कितना लगेगा, 21/x+2, और प्लस धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो 21/x-2 बराबर 10। अब इसको अगर हम समीकरण के रूप में देखें तो 21 कॉमन ले लेते हैं, 1/x+2 अब प्लस 1/x-2 = 10। ठीक है। और इसको अगर भिन्न का जोड़ करें तो x+2 × x-2, यहाँ पे हो जाएगा x-2 + x+2 = 10 / 21। ये 21 को इधर ले लिया। अब इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो 2 और 2 कट जाता है, x और x 2x बटे यहाँ पर x² -4 लिख सकते हैं बराबर 10/21। इसको भी आप काट सकते हैं इस तरह से। कटने के बाद अब जो हमें मिल रहा है वो है 5x² - 20 = 21x। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको हम कर देते हैं, या 5x² - 21x - 20 = 0। अब इस समीकरण को हल करेंगे। इसको हल करने के लिए 5x² 100 को तोड़ना है 21 में, तो 25 - 4 इस तरह से आप तोड़ सकते हैं = 0। 5x² - 25x - -+4x - 20 = 0। और 5 ये आपका समीकरण हुआ। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तभी हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन अगर हम लें 5x तो आएगा x - 5 और प्लस यहाँ पे 4 अगर कॉमन लें तो x - 5 = 0। और x - 5 अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5x कॉमन आ जाएगा तो x - 5 ही होगा। तो यहाँ पे आएगा 5x + 4। ठीक है।
इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5, है ना। तथा दूसरा अगर हम सॉल्व करें तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसलिए 5x बराबर 4 और x बराबर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा -4/5, ये क्या होगा, असंभव होगा। ठीक है, तो संभव यहाँ पे क्या आया, संभव आया है x बराबर 5, इसलिए नाव का वेग कितना होगा, अतः नाव का वास्तविक वेग, नाव का वास्तविक वेग बराबर 5 किलोमीटर पर आवर, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। हमारे घर के बगीचे की सफाई करने में महिम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो 2 घंटा में काम समाप्त हो जाएगा। यदि वे दोनों अकेले अकेले काम करें तो प्रत्येक को कितना समय लगेगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो पहले मानना पड़ेगा, माना कि किसका माने, महिम का मान लेते हैं। माना कि महिम के द्वारा एक भाग यानी संपूर्ण काम, है ना, एक भाग काम करने में x घंटा का समय लगता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो मजीद है, मजीद कह रहा है कि उस महिम की अपेक्षा 3 घंटा कम समय में काम करता है। मजीद के द्वारा एक भाग काम करने में x माइनस 3 घंटा का समय लगेगा। ठीक, तो अब देखिए, चूंकि महिम x घंटा में एक भाग काम करता है, यानी पूरा भाग काम कर देता है x घंटा में, इसलिए महिम 1 घंटा में कितना काम किया, 1 घंटा में 1/x भाग काम करेगा। ठीक है, इसी प्रकार मजीद 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1/x माइनस 3 भाग ही काम कर पाएगा। ठीक है, अब जब दोनों मिलकर 2 घंटा में पूरा काम खत्म कर देता है, तो जब दोनों मिलकर एक साथ काम करता है, दोनों मिलकर एक साथ काम करे तो 1 घंटा में कितना काम होगा, किया गया काम दोनों का ऐड हो जाएगा, x प्लस 1/x माइनस 3, इतना भाग काम करेगा दोनों मिलकर के। ठीक है, इतना पार्ट, इसलिए यहाँ पे बता रहा है कि 2 घंटा में पूरा काम खत्म हो गया, तो 2 घंटा में कितना काम करेगा, किया गया काम बराबर 2 × 1/x प्लस 1/x माइनस 3। ठीक है, इजकल टू 2 × x माइनस 3, यहाँ पे करेंगे तो x माइनस 3 प्लस x बराबर 2, और यहाँ पे 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x² माइनस 3x, इतना पार्ट काम किया। और ये जो पार्ट है, इतना जो पार्ट काम किया है, ठीक है, वो 1 भाग के बराबर है। 1 भाग क्यों, क्योंकि 2 घंटा में पूरा काम खत्म हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और क्या होगा,
कि 2 इंटू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 1/1, मतलब एक पार्ट के बराबर ये हो गया। और एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 6। ठीक है, यहाँ तक एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x कॉमन आएगा, x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, दोनों माइनस में इसका मान आ गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो इसको तोड़े हैं 6 को, अच्छा 3x और 4x प्लस 6 ये दोनों को जोड़ लेना पड़ेगा। यहाँ पर इसको जोड़ करके तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस 6 इजकल टू 0। अब 7x को 6 में तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 को अगर हम 7 में तोड़ें तो 6 प्लस 1 में टूटेगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स अब प्लस 6 इजकल टू 0। एक्स अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 और माइनस 1 कॉमन लें तो x माइनस 6 इजकल टू 0 और x माइनस 6 एक बार और कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इजकल टू 0। अब यहाँ पे जो मान आ रहा है, चूँकि x माइनस 6 इजकल टू 0 इसलिए x इजकल टू 6 तथा x माइनस 1 इजकल टू 0 इसलिए x इजकल टू 1। तो अब देखिए यहाँ पे जो आया है कि मजीद और महीम, तो हम महीम का माने थे, अतः महीम, अच्छा ये एक क्या होगा, एक असंभव होगा। 1 घंटा में अगर ये काम करेगा तो मजीद 1 घंटा से 3 घंटा कम में काम करेगा, तो ये 1 जो है संभव नहीं हो सकता है। इसलिए महीम एक भाग काम को यानी पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो 6 दिन में करेगा तथा मजीद एक भाग काम को यानी पूरा काम को 6 माइनस 3 यानी 3 दिन कम, तो 3 दिन में करेगा और यही इसका आंसर हो। अब देखेंगे सवाल नंबर 7। किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक तथा दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम हो तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इकाई का अंक यहाँ पे कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 6 अधिक है, तो इकाई का अंक हमें मान लेना पड़ेगा। ठीक है, माना कि 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या का दहाई का अंक मानेंगे, दहाई का अंक को मान लेना पड़ेगा। दहाई का अंक बराबर x, तो इकाई का अंक कितना होगा, कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 6 अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इकाई का अंक कितना होगा, दहाई के अंक से 6 अधिक है, तो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक बराबर x + 6, मतलब 6 अधिक है इकाई का अंक। इसलिए मूल संख्या जब हम बनाते हैं, ठीक है, मूल संख्या मतलब जो संख्याएं यहाँ पे दी गई है उस संख्या को जब हम बनाएंगे तो ध्यान दीजिए कि दहाई में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस इकाई में 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 10x + x + 6। अब इसको सॉल्व करें तो आया 11x + 6। ये जो संख्या आया है ये मूल संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम हो, ठीक है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो अब यहाँ पे कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो कहा गया है कि अंकों का गुणनफल, ठीक है, देखिए दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है। इसका मतलब अंकों के गुणनफल में अगर 12 जोड़ दें तो संख्या के बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x + 6 इक्वल टू x × x + 6, अंकों का गुणनफल अब प्लस इसमें 12 जोड़ दें तो अंक संख्या के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है। इसका मतलब क्या है कि संख्या से अगर 12 कम है तो यहाँ पर 12 अगर ऐड कर देते हैं, ठीक है, तब हमारा क्या मिल जाता है, संख्या मिल जाता है। या एक तरीका और है बनाने का कि 11x + 6 - 12 = x × x + 6, ये भी हम बना सकते हैं, लेकिन बात एक ही है, ठीक। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 11x + 6 = x² + 6x + 12, ठीक है। अब बराबर के एक साइड अगर कर लें तो इधर 0 कर लेते हैं और बराबर के इस साइड कर लेते हैं सबको, तो x² + 6x और इसको बराबर का इधर कर लेंगे तो -11x - 6 + 12, ठीक है। अब यहाँ 0 ही रहने दें और इधर अगर सॉल्व करते हैं तो x², अब यहाँ पे देखिए -11 में 5 क्या होगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो होगा -5x हो जाएगा, क्योंकि 11 बड़ा है, 11 से 6 को माइनस करेंगे, ठीक है। और फिर + 6, क्योंकि 12 में 6 गया तो 6। अब इसको अगर हम इस रूप में लिखें x² - 5x + 6 = 0, तभी एक ही बात है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह से करेंगे, x², अब 6 को तोड़ना है 5 में, तो 3 + 2 अगर हम तोड़ते हैं तो 3 और 2 हो जाएगा 5, और 3 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब आता है x² - 3x - 2x + 6 = 0। कॉमन ले लिया जाए x - 3 - 2 कॉमन ले लेंगे, x - 3 = 0, और x - 3 कॉमन फिर ले लें एक बार, x - 2 = 0। चूँकि x - 3 = 0 इसलिए x = 3, ठीक है, तथा दूसरा क्या है, x - 2 = 0 इसलिए x = 2। यहाँ x का देखिए दोनों धनात्मक मान आ रहा है, इसलिए यहाँ पे दो संख्या में ये शर्त लागू होगा, ठीक है। इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर
अभिष्ट संख्या बराबर 11x + 6। ठीक है, अब यहाँ x का वैल्यू बैठा दीजिए तो कितना हो जाएगा 11 × 3, पहला वाला बैठा रहे हैं, +6 = 33 + 6 = 39। तो एक संख्या 39 भी हो सकता है जो इस शर्त को पूरा कर रहा है। ठीक है, और तथा दूसरा संभावित संख्या बराबर 11x + 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बैठा के देखेंगे तो 11 × 2 +6 आएगा 22 + 6 बराबर 28। तो अब देखिए यहाँ पे 39 में भी ये बात लागू हो रहा है और 28 में भी ये बात लागू हो रहा है। क्यों लागू हो रहा है, यहाँ पे देखिए, अगर कहा कि 2 अंकों वाली संख्या है जिसमें कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 6 अधिक है, तो देखिए 39 में भी वही लागू हो रहा है कि इकाई का अंक क्या है, दहाई के अंक से 6 अधिक है, क्योंकि ये 3 है तो ये 9 है। यहाँ भी वही लागू हो रहा है कि दहाई का अंक, इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है, 6 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए दहाई का अंक 2 है तो इकाई का अंक 8 है, यानी 6 अधिक है। ठीक है, ये दोनों शर्त को पूरा कर रहा है। और दूसरा कह रहा है कि इनके गुणनफल अगर करें तो ये जो वास्तविक संख्या है उससे कितना होता है, तो 12 कम होता है। ठीक है, यही दिया है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12 कम हो जाएगा। ठीक है, तो 12 सच में कम होता है। इस दोनों को मल्टीप्लाई अगर करके देख लें तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 39 में अगर 27 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। और यहाँ भी वही बात है कि अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आएगा, और 28 में 16 को घटाएंगे तो भी 12 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों संख्या के अंकों का गुणनफल करें, ठीक है, जो 2 डिजिट का ये संख्या बना हुआ है, उस डिजिट को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या क्या होता है, जो वास्तविक संख्या है उससे 12 कम हो जाता है। तो इसमें भी ये बात लागू हो रहा है और इसमें भी ये बात लागू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 39 भी हो सकता है और 28 भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर का क्वेश्चन। 45 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेल के मैदान के बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है। उसका क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई निकालें। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ये एक मैदान है, ठीक, अब इसके चारों तरफ क्या है, एक रास्ता है, इसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, ये रास्ता है, तो इस रास्ता का क्षेत्रफल दिया है, ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है इसका एरिया दी गई है। अब ये जो रास्ता है, ये जो पोर्शन है यही रास्ता है इसका। अब इसका चौड़ाई कितना है ये हमें निकालना है। ये तो रास्ता का चौड़ाई होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हर जगह क्या है, इसका चौड़ाई समान है, इसी का हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो बगीचा है इसका लंबाई चौड़ाई दे दी गई है, यानी इसका अगर लंबाई देखें तो
45 मीटर और चौड़ाई देखें तो 40 मीटर, ये हमें दे दी गई है। ठीक है, तो अगर रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल में बगीचा के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो ये रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाता है, जो कि यहाँ पे दे दी गई है 450 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे अगर रास्ता का चौड़ाई को x मीटर मान लिया जाए, ठीक है, तो x मीटर यहाँ है तो x मीटर यहाँ, अगर हम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दूरी को ज्ञात करना चाहें तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 45 प्लस 2x। 2x क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x मीटर बढ़ा और यहाँ से यहाँ तक x मीटर बढ़ा, तो हो गया 45 प्लस 2x मीटर। उसी तरह से चौड़ाई में देखें तो ये भी बढ़ा x और ये भी बढ़ा x, तो चौड़ाई कितना बढ़ गया ये टोटल, अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम माप के देखें, क्योंकि जब रास्ता सहित बगीचा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका बाहरी लंबाई और चौड़ाई हमें पता करने की आवश्यकता होगी। तो 40 प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x बढ़ेगा तो यहाँ भी x बढ़ेगा, तो ये जो है ये हो गया रास्ता सहित, ठीक है, बगीचा का क्षेत्रफल। माना कि रास्ता का क्षेत्रफल, माना कि रास्ता का चौड़ाई, क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल तो दे दी गई, का क्षेत्रफल मान लेते हैं, एक मिनट, लंबाई मान लेते हैं यहाँ पर, रास्ता का चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि रास्ता का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, बगीचा सहित रास्ते का क्षेत्रफल माइनस बगीचा का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखें कि बगीचा का लंबाई कितना है, बगीचा का लंबाई बराबर 45 मीटर, चौड़ाई बगीचा का कितना है 40 मीटर, इसलिए बगीचा का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बगीचा का क्षेत्रफल बराबर 45 गुना 40, मल्टीप्लाई अगर इसको करेंगे तो 4 5 20 का 0, बाकी 2 4 चौक 16 2 18 वर्ग मीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे रास्ता सहित बगीचा का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। रास्ता सहित बगीचा का लंबाई बराबर 45 प्लस 2x मीटर। रास्ता सहित बगीचा का चौड़ाई कितना हो जाएगा 40 प्लस 2x मीटर, इसलिए रास्ता सहित बगीचा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 45 प्लस 2x मल्टीप्लाई 40 प्लस 2x वर्ग मीटर। इसको अगर सॉल्व करें तो ये दोनों को मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो 1800 प्लस 4 दूनी 8 80x प्लस 45 दूनी 90x और प्लस 2x और 2x कितना होगा 4x स्क्वायर। तो ये जो आया है ये वर्ग मीटर। ठीक है, ये आया है रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रास्ता का क्षेत्रफल दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, रास्ता का क्षेत्रफल
रास्ता का क्षेत्रफल दे दी गई है। रास्ता का क्षेत्रफल कितना दिया है? 450 वर्ग मीटर। अब रास्ता का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल यानी 1800 प्लस, अब ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो होता है 170 x। इसको थोड़ा और आगे अगर बढ़ा दें तो 1800 आएगा रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल, और यहाँ पे आ जाएगा 170 x, 170 x, ठीक है, और प्लस 4x स्क्वायर वर्ग मीटर। ठीक, तो अब ये हम यहाँ पे उठा लें, अब इसमें माइनस कर लें बगीचा का क्षेत्रफल कितना? 1800 बराबर कितना? 450। अब देखिए ये कट गया, आराम हो गया। 4x स्क्वायर प्लस 170x माइनस 450 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 तो कॉमन नहीं आएगा, 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x स्क्वायर, अब प्लस इसको अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, 2 5 10, 85x माइनस 225, इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं 2 तो अब आएगा 2x स्क्वायर प्लस 85x माइनस 225 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब यहाँ पे 2 जो है बराबर के उधर चला जाएगा तो 0 आएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब 225 इसको हम लोग तोड़ते हैं, 5 से तोड़ देते हैं, 5 चौक 20, 25 25, फिर 5 से तोड़ देते हैं 9, फिर 3 से तोड़ देते हैं 3, फिर 3 से तोड़ देते हैं 1। अब 5 गुना 5 3 गुना 3, तो 5 गुना 5 25, 75 गुना 3, 25 25 75, 75 गुना 3 अगर करते, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे क्या है 225 और यहाँ मल्टीप्लाई 2 भी होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 2 अगर होगा तो 450 हो जाएगा। तो 450 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 450 को अगर हम तोड़ें, 450 को अगर हम तोड़ देते हैं, पहले 2 से अगर तोड़ें तो 225 आ जाएगा ना, 450, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 को, ठीक है, तो आएगा 450। अब 450 को 85 में तोड़ना है, तो अब यहाँ पे देखिए कितना आया, 75 गुना 3 गुना 2 है ना, 5 गुना 5 25, 25 दिया 75 और 3 दूनी 6, नहीं टूटा। उसके बाद दूसरा देखते हैं, 5 दिया 15, 15 दिया 45 और 5 दूनी 10, ये भी नहीं टूटेगा। 25 दूनी 50 और 3 दिया 9, ये भी नहीं टूटेगा। 75 गुना 3 6, 75 गुना 6 देख लेते हैं, 6 25 30 का 0 बाकी 3, 42 43 44 45, हाँ 450 तो हो ही रहा है। अब इसी को तोड़ना है, तो 5 25 25 50, 3 3 9, अच्छा 3 गुना 3, 3 3 9, 9 25 45, 3 3 9, 9 25 45, अब 45 दूनी 90, 90 गुना 5 तोड़ देता है इसको, ठीक है, 90 इंटू 5, ठीक, टूट जाएगा, तोड़ दिया। 2x स्क्वायर प्लस 90 माइनस 5, ठीक है, टूट गया है, माइनस 225, ठीक है, बराबर 0। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 90x माइनस 5x माइनस 225 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x कॉमन लेते हैं, x प्लस 90 माइनस 5 कॉमन लेते हैं, x प्लस
5 से 5 चौक 20, 1 मिनट, यहाँ पे अगर 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 45 आएगा, यहाँ पे आएगा 45, ठीक है। फिर 5 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 45 आ जाएगा, बराबर 0, या x प्लस 45, और यहाँ पे आ जाएगा अब 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चूँकि x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर -45 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसलिए 2x बराबर 5 और x बराबर 5/2 और x बराबर 2.5 मीटर। इसका मतलब क्या है कि ये चूँकि माइनस है इसलिए ये असंभव है, ठीक है। माइनस में कभी भी रास्ता का चौड़ाई नहीं आ सकता है, तो ये जो मान आया है यही रास्ता का चौड़ाई होगा। अतः रास्ता का चौड़ाई बराबर 2.5 मीटर, और यही आंसर हो गया, ठीक है। अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।